नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए बहुत सारी लीगल एडवाइस पर वीडियोस लेकर आता हूं। और आज भी एक लीगल एडवाइस पर है और बहुत ही काम की वीडियो है। आप मेरी वीडियो देखें तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो शायद स्टार्टिंग में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि जब बताने में चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकलती आती हैं और मैं उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि किसी चीज़ को आपको समझना है चीज़ को। आज की वीडियो है वो आधारित है कि जब कोई भी केस होता है, कोई भी झूठा केस हो या सही केस हो, किसी भी केस हो, कुछ केस में एफआईआर लगती है, चार्जशीट लगती है, क्या अंतर होता है, किस वजह से एफआईआर लगती है, किस वजह से चार्जशीट लगती है, दोनों में क्या अंतर होता है, अगर एफआईआर लगे तो क्या होगा और चार्जशीट लगती है तो क्या होता है। इन सभी के मुद्दों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बहरहाल इससे पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नीचे दिए हुए जो बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि उस चीज़ से हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ साथ में आपके लिए हम वीडियो लगातार बनाते रहते हैं, तो हमें भी पता लगता है कि हमारी वीडियो इतने लोगों द्वारा देखी जा रही है। तो बहरहाल बस ये कहूँगा कि आप छोटा सा काम करें, नीचे जो बटन रेड कलर का है उसको दबाएँ और आगे बढ़ें और पूरी वीडियो देखें अंत तक। चलिए बात करते हैं। मैं किसी एक जो चार्जशीट और एफआईआर के बारे में बताना चाहूँगा, तो मैं किसी एक उदाहरण पर ले लेता हूँ, उदाहरण जो है जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और आज के समय में मोस्ट कॉमन चीज़ें जो हैं वो हैं 498A 498A, यानी कि दहेज प्रताड़ना के जो केस लगता है उसका केस। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आपका केस कुछ और हो और मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो कुछ और है, लेकिन मैं कॉमन चीज़ें हैं क्योंकि केस के बाद जो चार्जशीट और एफआईआर लगती है उन सब चीज़ों में बात सारे केसेस में एक ही ऐसी होती है, लेकिन मैं उदाहरण जो है 498 शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि लोग जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक चीज़ें हैं। और अगर मैं किसी और की चीज़ के बारे में बताऊँगा तो शायद उस चीज़ से समझ में नहीं आए, क्योंकि जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो आज के जो वीडियो है वो इस पर है कि जब कोई केस हो जाता है, केस का मतलब कि अगर आपकी पत्नी है 498 का केस यानी कि दहेज मांगने का केस आपके पास कर दिया है, आप थाने में आपके पास रिपोर्ट दर्ज हो गई है, आपके पास एफआईआर भी आ गई है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद दूसरा प्रोसीजर होता है चार्जशीट का या फिर एफआईआर का। इन दोनों पर ही मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा घूम फिर के। अगर कुछ और इससे अलावा कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में जिस तरीके से जैसे एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन का। अब इन्वेस्टिगेशन में जो अधिकारी होता है यानी कि आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके पास ये राइट होता है कि उस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जितने भी एविडेंसेस हैं, एविडेंस के साथ साथ में जो ट्रुथ है, जो सत्य बात है उसमें, उसको उस के कागज़ों द्वारा कोर्ट के साथ में अपीयर करें, पेश करें और बताएं कि ये आधार हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर ये जो धाराएं हैं ये बनती हैं या फिर ये धाराएं नहीं बनती हैं। अगर बनती हैं, एफआईआर आपने करवाई, एफआईआर में मोस्ट कॉमन चीज़ें ये लिखवाई, सर मुझे मेरे पति ने मारा पीटा, मेरे पति और ससुराल वालों ने, इन सब में नाम लिखवा दिए जाते हैं उन लोगों तक के भी जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, इनको पता ही नहीं है। बहरहाल पत्नी है, पत्नी ने अगर पति की बहन है जो कि शादी से पहले शादी हो गई थी, फिर भी उसका नाम लिखवा देते हैं, ठीक है, उनके बहनों के नाम लिखवा देते हैं, अड़ोस पड़ोस के नाम लिखवा देते हैं, रिश्तेदारों के नाम लिखवा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों में अगर इस तरह के नाम आ गए हैं और आने के बाद अगर ये चीज़ दिखता है उसमें चार्जशीट में कि हाँ इनका भी रोल है, तभी तो वो आईओ उन सब चीज़ों को उसमें चार्जशीट में लिखेगा। अदरवाइज़ उन सब चीज़ों को बाहर भी निकाल सकता है, उसके पास पावर होती है आईओ के पास, जो कि किसी भी चार्जशीट में या भी किसी भी रिपोर्ट के बाद किस किस पर मुकदमा बनता है, किस पर नहीं बनता है, किसी भी केस में आईओ के पास पावर होती है कि वो उसको निकाल भी सकता है और किसी अनदर व्यक्ति को उसमें लगा भी सकता है, डाल भी सकता है, ये उसके पास पावर होती है। तो अगर 498A का अगर आपके पास में केस हो गया है और होने के बाद आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर इस तरह की ये है, हमारे ये नाम दें गलत दिए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आप अपना एविडेंस दें, अपनी बात कहें आईओ के सामने। अगर आईओ नहीं सुनता है, कभी भी क्या होता है, बदतमीज ज़्यादा होते हैं ये लोग, कुछ लोग, ज़्यादा सभी नहीं, कुछ लोग, आपने वीडियो देखे होंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा
वायरल चलती रहती हैं। अगर बदतमीजी आपके साथ में कर रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप सीईओ से जाकर शिकायत करें और डरें बिल्कुल भी नहीं, अपनी बात कहें, सर हमारे ये पास ये एविडेंस है और हमारे नाम है, जो कि हमारे नाम हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ नामों को गलत दिया गया है और उनको निकाल दिया जाए। अगर सीईओ भी नहीं सुनता है तो एसएसपी भी नहीं सुनता है तो बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं आपको हो सकता है अगली वीडियो में बताऊँ। यहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, एसएसपी के थ्रू थाने पहुँच जाएगी, सीईओ को भी थ्रू थाने पहुँच जाएगी और वो नाम जो है वो आपके निकल जाएंगे। पहला प्रोसीजर ये। दूसरा ये है कि अगर उन सभी बातों को जो एलिगेशन लगाए हैं लड़की ने, अगर वो सही सारी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एलिगेशन है, अगर आपके खिलाफ सही बैठती हैं, अगर वो जांच करता है, जांच में लगता है कि सही बैठी हैं, तो 100% चार्जशीट लगती है। और चार्जशीट लगते ही इसका मतलब ये है कि कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो कोर्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा और अपीयर होंगे तो आपको जमानत करनी पड़ेगी, जमानत कराएंगे तो आपको फिर केस लड़ना पड़ेगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, यानी कि केस से और जमानत से चार्जशीट लग गई है और केस और जमानत से बचना है आपको, तो मेरी वीडियो देखें एक, जिसमें मैंने दिखाया कि हाउ टू क्वैश रद्द कराएं आप एफआईआर जो है, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। उसमें जब आपको पता लगेगा कि हाँ मेरे खिलाफ गलत है तो आप उसको वीडियो को देखें और जो वीडियो जो आपकी खिलाफ एफआईआर हुई है उसको रद्द करवाएं, रद्द भी करा सकते हैं आप। तो मैं आता हूँ यहाँ पे चार्जशीट लग जाती है, आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। अपीयर होने के बाद आपको बेल करानी पड़ेगी और बेल कराने के बाद आपका केस कंटिन्यू चलेगा। कब तक चलेगा ये कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद अगर पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपने आईओ के सामने कुछ ऐसे एविडेंस महिला के खिलाफ दे दिए कि सर इस तरीके की गलत लड़की है या यही घर में मारपीट करती है, यही सब चीज़ें करती है, हमारा कोई रोल नहीं है, आपने इस तरीके के एविडेंस दे दिए, सबूत दे दिए आईओ के सामने, तो आईओ आपके पक्ष में एफआर लगा सकता है। एफआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट जब आप के लगेगी तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका कोई कसूर नहीं है, आपको गलत फंसाया गया, झूठा फंसाया गया, जिसमें कि आपका कोई इसमें रोल नहीं है। और उसके साथ साथ में आप जितना भी आपके खिलाफ कहा गया वो सब झूठ है और आपके साथ में आप अपना एविडेंस देते हुए उस केस में जो आपके खिलाफ लिखाया गया है उसमें एफआईआर लग जाएगी और एफआईआर जब लग जाएगी तो कोर्ट उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेगा और जब संज्ञान नहीं लेगा तो आपको ना ही जमानत करानी पड़ेगी और ना ही आपको किसी कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप सभी चीज़ों से बच गए और सभी जो आने वाली परेशानी थी उन सभी परेशानियों से बच गए और इन सब चीज़ों में आपका जो पैसा खर्च होता वो भी सब बच गया और आप एक मुलजिम के रूप में भी नहीं बने। यानी कि एफआईआर बेस्ट थिंग है अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बता सकते हैं और अपने आप को साबित कर दें सही तब। और इन सब चीज़ों से चलते हुए ये है अंतर आपका एफआईआर और चार्जशीट में। एफआईआर अगर आपके केस में लग जाती है तो आप फ्री हैं, आप दोष मुक्त हैं, आपका कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है आपकी। और अगर चार्जशीट लग जाती है इसका मतलब आप दोष मुक्त हैं, दोष में हैं, दोषी हैं आप और आपके खिलाफ कोर्ट संज्ञान लेगा, आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। यही है चार्जशीट में और एफआईआर में अंतर। बहरहाल कुछ और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के बाद, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।